नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक टेक्निकल विषय कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड है, वो साझा करूंगा। और जैसे आपने नाम सुना होगा, डंपर डंपर ट्रक या टिपर ट्रक। तो ये डंपर जो या टिपर ट्रक होते हैं, इनमें एक हाइड्रोलिक जैक लगा होता है। और ये डंपर और या टिपर ट्रक्स जो हैं, ये मेन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं ज़्यादातर। और इनमें हाइड्रोलिक जैक होता है जिससे ये, और इनमें जो पीछे जो बॉडी होती है वो एक बकेट टाइप की होती है, और जो जैक के थ्रू मूव करती है, जिससे उसमें जो भी लोडेड सामान है, कंक्रीट है, डस्ट है, या मिक्स, या डिफरेंट टाइप की कंक्रीट्स हैं। तो ये जो है, इनको लोडिंग और अनलोडिंग बहुत सरलता से किया जा सकता है। यानी जैक को उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो वो सारा माल वहाँ जो भी साइट है वहाँ पे नीचे उतर जाएगा। तो इनको डंपर, जो एक तो होते हैं कि जो एक बॉडी है, ट्रक है, साथ में उसकी जो बॉडी है, पीछे की लोड बॉडी, तो वो एक बेस है, और उसको उठाने के लिए ऐसे यूं पीछे की तरफ उठाने के लिए जैक लगा होता है। तो ये डंपर कहलाते हैं। जो छोटे चीज़ हैं, ये उनको डंपर बोलते हैं सामान्य तौर पे। और जो टिपर, जो अगर एक आर्कुलेटेड व्हीकल्स होते हैं, आप उन आर्कुलेटेड मतलब जो एक एक उसमें ट्रक होगा, हॉर्स, उसे सामान्य भाषा में सामान्य तौर पे हॉर्स बोलते हैं। और एक कपलिंग के थ्रू उसमें एक ट्रेलर, इसी तरीके का एक बकेट होगा, बहुत बड़ा बड़ा बकेट होगा। और लेकिन वो अलग सेपरेट बॉडी होगी ट्रेलर टाइप से। तो वो दोनों कपलिंग के थ्रू जुड़ी होंगी, और उसमें भी जैक लगा होगा। और ये जैक से वही जो सेम डंपर वाला है फंक्शन, वही उसमें भी होगा कि उसको लिफ्ट करेंगे तो वो पीछे की तरफ। बल्कि ये जो टिपर हैं, इसमें कई दिशा में ये साइड में भी माल उतार सकते हैं। अलग अलग तरीके के आते हैं, लेफ्ट या राइट या इवन आगे भी। तो वो टिपर के उस पे करते हैं, लेकिन जो सामान्यतः सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, वो बैक साइड को ही माल उतारने के लिए जैक जैक लगे होते हैं। तो ये जो मैं आज ये डंपर और टिपर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चूंकि मैं एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ, तो मैं इनके एक्सीडेंट में कभी कभी, हमारे देश में बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, सड़कें चल रही हैं, तो बहुत कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ट्रांसपोर्ट होता है। और जहाँ मैं रहता हूँ, ये ग्रेटर नोएडा या नोएडा कह लीजिए, या दिल्ली सराउंडिंग्स कह लीजिए, वैसे तो हर जगह जो भी महानगर हैं, तो ये डंपर और टिपर भरमार हैं, बहुत हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन इनसे हो रहा है। तो इनके इनके जो मैं आज जो विषय ला रहा हूँ, कि जब ये जो डंपर या टिपर जो भी हैं, जब जैक से माल उतार रहे होते हैं, तो कभी कभी उसी दौरान ये जो डंपर या टिपर का जो जैक है, वो डिसबैलेंस होता है, या जो भी वजह हो, वो डंपर के ये या टिपर का ये, टिपर शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, टिपर वो पलट जाता है राइट या लेफ्ट साइड किधर को भी, उस जो वो लोडेड गाड़ी है उसे उतारने में, तो वो पलट जाता है। तो इस पोजीशन में जो जैक है, वो अक्सर, वो जो जैक है वो भी खुला होता है, शायद कई बार वो अक्सर टॉप पोजीशन पे होता है। उसमें पिस्टन होते हैं, 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो जो फाइनल स्टेज है या उससे पहले जो भी है, वो मतलब जो बॉडी है, वो किसी भी वजह से वो पलट जाता है। तो ये एक एक्सीडेंट है, उसमें खुलने की पोजीशन में जैक में डैमेज आता है, और जो लोड बॉडी है उसमें भी आ जाता है, और जो केबिन है उसमें भी आ जाता है। तो जो जो मेन जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, जो ट्रांसपोर्टर हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं, उन्होंने बताया कि सर, ये जो जैक का क्लेम है, बीमा कंपनी या जो सर्वेयर समाज के लोग हैं, जो मेरे बंधु हैं, सर्वेयर बंधु, वो लोड बॉडी का या केबिन में जो डैमेज होगा वो तो दे देंगे, क्लेम में अप्रूव कर देंगे, असेसमेंट कर देंगे। लेकिन
जो जैक असेंबली है उसका क्लेम ऐसी स्थिति में नहीं देते हैं। तो मैंने पूछा साहब वो क्यों नहीं देते हैं? तो वो बता रहे थे कि सब उनका कहना रहता है, जो ये मना करते हैं कि ये ओवरटर्निंग कवर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि IMT 47 की वजह से इसकी कवरेज नहीं है ओवरटर्निंग की, और मतलब डंपर और टिप्पर ट्रक में। और कुछ लोग इसके लिए कभी कभी मैकेनिकल ब्रेकडाउन जैसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि ये ड्यू टू मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, तो इसलिए पूरा क्लेम जो जैक असेंबली वो पूरे को ही ब्रेकडाउन मैकेनिकल ब्रेकडाउन मान के मना कर देते हैं। तो ये जो अगर मैं भी एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ, तो मैं इस विषय पे काफ़ी पहले भी मैं मुझे लिखने का शौक है, मैं काफ़ी लिख चुका हूँ। तो आज मैंने भी हाल फिलहाल में मेरे संपर्क में एक ऐसा केस आया था, और जिसे मैंने तो नहीं, लेकिन उसे वो पहले से ही तैयार था कि उसका क्लेम ये बीमा कंपनी मना कर देगी, उसका जैक का क्लेम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने वो पन्ने पलटे, मुझे याद आया, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि सही बात, सही नॉलेज, सही ज्ञान लोगों को जितना भी मुझे आता है वो पता चल सके, जानकारी मिले और सही दिशा में लोग काम करें या सही चीज़ें आगे बढ़ें। तो ये जो साहब मैंने पंखा बंद किया हुआ है, चूंकि आवाज़ ठीक नहीं आती इसलिए मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन अगर मुझे अपनी आवाज़ सुनानी है ठीक से या वीडियो ठीक से बनाना, तो इसलिए मैंने ये पंखे बंद किए हुए हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले थोड़ा सा कुछ अ, अच्छा चलिए पहले मैं और ये भी बता देता हूँ, ये जो जब हम उसको डंपर या टिपर से जब जैक को उठा रहे हैं और वो टॉप पोजीशन या उससे पहले पलट जाता है, इधर उधर को कहीं भी गिर जाता है, ओवरटर्न हो जाता है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक वजह तो हो सकती है कि अगर ओवरलोड तो नहीं है मटेरियल, अगर वो ओवरलोडेड है, जो भी उसकी जो भी उसकी लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा, तो वो ड्यू टू ओवरलोड हो सकता है उसकी ओवरटर्निंग। तो ऐसी कंडीशन में तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मना कर देगी। अगर ओवरलोड की वजह से है, जो उसकी लिमिट्स हैं जो भी, इंक्लूडिंग 5% जो आजकल IRDAI ने दी हुई है लिमिट, तो अगर उससे ज़्यादा है तो भाई ट्रक तो फिर तो पलट ही सकता है, तो अ, फिर कंपनी क्लेम मना कर देगी। लेकिन अगर ओवरलोडेड के लिए हमारे पास सबूत है, तभी हम मना कर सकते हैं, चाहे उसकी वेइंग जो भी स्लिप हो मटेरियल की या जो कुछ भी, बिना सबूत के नहीं। दूसरा दूसरा ये है कि अगर वो गाड़ी अनइवन सरफेस पे जो माल उतार रही है, तो अनइवन सरफेस पे भी डिसबैलेंस होकर गाड़ी पलट सकती है। तीसरी चीज, जब जैक ऊपर पोजीशन में है और वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तो उस कंडीशन में भी हवा के उससे वो डिसबैलेंस होके पलट सकती है। एक है कि जो जो ड्राइवर उस ऑपरेटर या ड्राइवर कहिए जो उसको जो पलट रहा है, जो काम कर रहा है उस पे, तो अगर वो कार्यकुशल नहीं है या गलत उससे कुछ गलत हैंडलिंग करे, उस वजह से भी ये पलट सकता है ट्रक। और यदि गाड़ी का अचानक से कोई टायर बस्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में भी गाड़ी अ, एकदम डिसबैलेंस होकर पलट सकती है। तो अगर और एक ये है कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसकी वजह से भी पलट सकती है। जैसे जैक है, जैक में एक पिन लगी होती है, अगर वो पिन टूट जाए किसी वजह से, तो वो पिन टूटने की वजह से भी एकदम वो जैक सारा अपने उससे बाहर हो जाएगा कंट्रोल से, और उस स्थिति में भी गाड़ी पलट सकती है। इसे हम अगर हमें सर्टेन हमें पता है कि ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन जिस पार्ट का हुआ है, जो जो फेलियर हुआ है, मैकेनिकल फेलियर कहिए या ब्रेकडाउन कहिए, उस स्पेसिफिक पार्ट पार्ट के क्लेम को हम मना कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी फर्दर डैमेजेस होंगे वो क्लेम में बनेंगे। ऐसा अगर हम मोटर पॉलिसी में या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की जो बुक है मोटर मोटर इंश्योरेंस के बारे में, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। तो अगर मैकेनिकल कोई ब्रेकडाउन या फेलियर है, तो जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको छोड़ के बाकी क्लेम देंगे, लेकिन ये भी एक अप्रूव सर्वेयर के तौर पे हमें बताना होगा या साबित करना होगा। ये नहीं कि हम एक तानाशाही तरीके से उसको ऐसे ही मना कर दें।
तो ये तरीका तो ठीक नहीं होगा। अब आते हैं कि ये सब जो इंश्योरेंस क्या कहता है। इंश्योरेंस के लिए साहब कई तरीके के व्हीकल टैरिफ है। एक इंडियन मोटर टैरिफ 2002 में बना था, जो वैसे अभी वर्तमान में लास्ट ईयर ही डी टैरिफ किया है आईआरडीआई ने। लेकिन अभी कोई नया टैरिफ अप्लाई नहीं हुआ, तो अभी भी वही टैरिफ चल रहा है जो 2002 है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। इस टैरिफ में कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक है प्राइवेट कार, दूसरा है ये जो टू व्हीलर्स होते हैं मोटराइज, टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल स्कूटर, इनके बीमे हैं। तीसरा है टैरिफ फॉर कॉमर्शियल व्हीकल। ये एक बड़ा सेगमेंट है, इसमें बहुत सारे तरीके के क्लास बटी हुई हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जी तक हैं, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल की बहुत सारे क्लास हैं। इसमें ए मैं भी ये ले रखा है, क्योंकि थोड़ा सा जब कभी वीडियो पे बता रहे हूँ तो पता होना चाहिए, कहीं भूल ना जाए। तो टैरिफ फॉर गुड्स कैरिंग व्हीकल, यानी जो सामान ढोते हैं उनके लिए टैरिफ फॉर गुड्स कैरिंग व्हीकल है, जो ए कैटेगरी है। बी कैटेगरी टैरिफ फॉर ट्रेलर्स, जो ट्रेलर्स के लिए बीमा होता है, वो टैरिफ टैरिफ फॉर ट्रेलर्स है। सी टैरिफ फॉर व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर और हायर रिवार्ड, मतलब जो सवारी ढोने के लिए, उनके लिए जो टैरिफ है वो सी कैटेगरी है। इनकी भी सब सेक्शन है, C1 C2 C3 C4, ऐसी जो टैरिफ फॉर गुड्स कैरिंग है उसकी भी A1 A2 A3 A4 है। डी डी ये डी टैरिफ फॉर मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स, मतलब जो स्पेशल टाइप के बहुत सारे व्हीकल हैं उनको डी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एम्बुलेंस हो गई, ट्रैक्टर हो गया, और क्रेन हो गई, बुलडोजर हो गया, लिफ्ट्स हो गई, तो ये सब जो हैं डी क्लास में आते हैं। शव वाहन हो गया, जिससे शव को ले जाते हैं, वो डी कैटेगरी में है। ई ई कैटेगरी है, जो ये है रोड ट्रांजिट रिस्क, मतलब जो गाड़ी कंपनी से बनी और डीलर के यहाँ तक आई, जो वो रिस्क हुआ तो वो वो हो गया रोड ट्रांजिट। फिर टैरिफ, ये रोड रिस्क हो गया। ट्रेड पॉलिसी, ये ट्रेड पॉलिसी के लिए है ट्रेड टैरिफ। तो जो एक डीलर है उसने गाड़ियों को जो अपने यहाँ लिया, जो नई गाड़ी लाया, फिर जो रोड पे उनका मूवमेंट है उसके लिए जो कवरेज लेते हैं, वो रोड रिस्क है। एक जी कैटेगरी होती है, इंटरनल इंटरनल रोड रिस्क, इंटरनल रिस्क कहलाती है ये। तो इसमें क्या है सब, जो वर्क, जो भी उनका गोडाउन या जो भी प्रेमाइसेस उसके अंदर का जो रिस्क है, उसके कवरेज के लिए इंटरनल रिस्क ट्रेड पॉलिसी होती है। तो ये खैर, ये तो एक हमारे आम आदमी के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। हम फिर उसी पे ही आ जाते हैं, जो हमारा मेन डंपर और टिपर, और उनमें भी जो जैक असेंबली है उसके लिए है। तो ये जो जो मिसलेनियस टाइप्स के व्हीकल हैं, तो ये जो 2002 में जो इंडियन मोटर टैरिफ बना, इसमें डंपर और टिपर को मिसलेनियस टाइप्स कैटेगरी में रखा गया था। अच्छा, इसमें भी सब कैटेगरी हैं। इसमें एक कुछ स्पेसिफिक व्हीकल्स के लिए IMT 47 अप्लाई करने का निर्णय लिखा हुआ है, मतलब कि इस सर्टेन टाइप्स के व्हीकल, जो कि व्हीकल तो हैं लेकिन साथ में वो टूल भी हैं, मशीन भी हैं, तो वो कंबाइंड हैं, उन पे उनका रिस्क, जब वो एज ए मशीन काम कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इसलिए उनके लिए IMT 47 उन्होंने अप्लाई लगाना उन पे सुनी, इस उसमें लिखा उसके लिए, जो इंडियन मोटर टैरिफ है। तो ये जो व्हीकल हैं ये है मोबाइल क्रेन्स, ड्रिलिंग रिग्स, मोबाइल प्लांट्स, एक्सकेवेटर्स, नेवीज, शॉवेल्स, ग्रैब और रिपर्स। ये ऐसे नाम हैं, शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये हैं, कुछ खुदाई के हैं, कुछ नाव से रिलेटेड हैं, कुछ। एक ये मोबाइल प्लांट है, ये अजीब सा है, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि मोबाइल प्लांट में किस व्हीकल को रखा जाए। मैंने पीछे IRDI में एक RTI भी लगाई थी कि मोबाइल प्लांट किसे कहते हैं, तो और जिसके लिए इसमें IMT 47 में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे IRDI ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये एक शब्द जो मोबाइल प्लांट्स है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन खैर चलिए, अब जो भी है सो है, उसे तो हम बदल नहीं सकते। तो इनके लिए लिखा अंडर सेक्शन फर्स्ट, जो मोटर ओडी के लिए होता है, दिस पॉलिसी इज दिस पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ओवरटर्निंग अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन एज ए टूल।
यानी कि जब ये व्हीकल, ये जो 5-6 मैंने अभी जो भी नाम लिए हैं, जब ये एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे होंगे, उस समय अगर ये पलट जाते हैं, ओवरटर्न गिर जाते हैं इधर या उधर, जैसे वो डंपर के लिए शब्द हम कर रहे थे, तो तब इन स्पेसिफिक व्हीकल का क्लेम नहीं मिलेगा। ये तभी IMT 47 हट सकती है। इसके लिए भी इनमें इन्होंने प्रोविजन दिया है कि 0.5% ऑफ IDV का प्रीमियम देंगे तो IMT 47 का असर खत्म हो जाएगा और फिर ओवरटर्निंग भी मिलने लगेगी। लेकिन जो खास बात है, ये ओवरटर्निंग सिर्फ तब भी मिलेगी जब एज ए वो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई मोबाइल प्लांट ही, हम जो भी XYZ है इसे ही मान लेते हैं, अगर ये व्हीकल एज ए प्लांट जो भी एज ए टूल काम कर रहा है, जो भी इसका काम है, उस समय ये पलट जाता है तो इसका क्लेम ओवरटर्निंग का द्वारा जो भी लॉस हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये चल रहा है और इसका एक पहिया बस्ट हो गया, जो है भी ये मूवमेंट कर रहा है और उसकी वजह से पलट गया, तो उस स्थिति में ये क्लेम पे होगा, क्योंकि उस समय ये टूल नहीं कर रहा। लेकिन विडंबना ये कहिए या हमारे समाज में या बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि वो सीधा बस के ओवर टर्निंग हुई और ये IMT 47 इसमें लगी हुई है तो क्लेम ही नहीं मिलेगा। वो ये देखते ही नहीं कि एज ए टूल इस्तेमाल हो रहा है या एज ए गाड़ी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे कोर्ट के डिसीजन या इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के डिसीजन पढ़े हैं जिसमें वो क्लेम पे हुए। तो थोड़ा लॉजिक को इस्तेमाल करना चाहिए, तार्किकता और तर्क संगत तरीके से काम करना चाहिए। इसको पढ़िए 47 को, जो हम सर्वेयर बंधु हैं, और फिर डिसीजन लीजिए। और अब जो हमारा मेन मुख्य सब्जेक्ट है डंपर या टिपर, तो डंपर और टिपर के लिए तो IMT 47 के लिए दिया ही नहीं है। ये अगर हम पुराने समय में भी जाते हैं 2012 से पहले में, तो डंपर टिपर पे IMT 47 अप्लाई ही नहीं होती है। तो अगर उस दौरान भी कोई 47 डंपर के या टिपर के क्लेम में ये IMT 47 बता के अगर वो ओवरटर्न हुआ है और उसके क्लेम को डिनाई कर रहा था, तो वो सही नहीं था। 2012 में IRDA ने एक सर्कुलर इशू किया, ऑर्डर किया, सर्कुलर के ये ऑर्डर कीजिए, उसमें रिक्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसलेनियस क्लास ऑफ व्हीकल किया। यानी जो मिसलेनियस में उन्होंने लगभग 58 व्हीकल रखे थे, व्हीकल, उसमें से 8 को इसमें गुड्स कैरिंग व्हीकल में शिफ्ट किया, जो है ट्रैक्टर, डंपर्स, मिल्क वैन्स, ऑयल एंड पेट्रोल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, रेफ्रिजरेशन ऑब्लिक प्री कूलिंग यूनिट्स, टैंकर्स और टिपर्स। डंपर अलग आया है और टिपर अलग आया है। तो ये 7 व्हीकल को शिफ्ट किया है गूगल गुड्स कैरिंग व्हीकल में। तो अगर 2012 से हम वर्क उसके बाद की बात करें, उसके बाद भी बहुत सारे जो सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी अभी भी ये कहते हैं कि सब ओवरटर्निंग कवर नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, चाहे पहले या बाद में, डंपर में ओवरटर्निंग या टिपर में पहले भी कवर थी और इसके बाद भी है। डंपर और टिपर गुड्स कैरिंग व्हीकल है, उसमें IMT 47 अप्लाई नहीं होती है अगर हम 2012 के बाद से भी देखें तो। और अगर हम उसको एज अगर हम उसको मना करें कि ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन या मैकेनिकल फेलियर है, तो ये हमें साबित करना होगा। ऐसे ही नहीं कि किसी के भी ट्रक को हम यूं ही कह के क्लेम को मना कर दें। जब उसने प्रीमियम दिया है, कवरेज ली है, और जब जैक उसका उठ रहा है, तो वो गाड़ी उस समय हाई रिस्क पे होती है। उस समय बहुत सारे फैक्टर हैं पलटने की, तो उनको हमको बारीकी से चेक करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ या सबूत है जिसे हम उसे डिनाई कर सकते हैं, जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ना करें तो ठीक है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि जैक असेंबली का क्लेम मना किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वर्कशॉप, जो डीलर वर्कशॉप हैं, जैसे ये टाटा सिग्ना में ये आता है, और ये भारत बेंज की गाड़ी आती है उसमें आता है, अशोक लेलैंड में आता है, में जो बड़े बड़े टिपर हैं आज की तारीख में, आर्कुलेटेड व्हीकल हैं कि एक हॉर्स है और पीछे बहुत बड़ा एक डब्बा सा उसमें लगा हुआ है जिसमें जैक है। तो उसमें दो ही चीज़ होती है मेन, एक जैक, बाकी भी होता है लेकिन जैक, और दूसरा उसका जो डिब्बा भी बोलते हैं उसको, या बकेट बोलिए, तो बड़ी बॉडी होती है। तो उसमें जैक है, वो बहुत माल होता है, उसमें 40-40 टन माल आता है
और वो उसको यूं उठाता है और वो पीछे की तरफ बजरी हो, उसमें रेत हो, डस्ट हो, जो भी है उसको उतारता है। और महंगी आइटम है, जैक भी शायद जो इन गाड़ी का है, वो 1.5 लाख के आसपास या उससे ऊपर कुछ है। तो अगर ये आदमी ने पॉलिसी ली है और अगर हम अप्रूव सर्वेयर हैं या हम ग्राहक हैं या वर्कशॉप हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई हम ग्राहक हैं और सर्वेयर या बीमा कंपनी मना कर रही है तो उसका रीजन पूछना चाहिए कि साहब क्यों नहीं है। अगर कोई कहता है साहब ओवर टर्निंग कवर नहीं है, तो साहब कहाँ पे पॉलिसी में लिखी है? वो कहते हैं कि आप साहब IMT 47 के साहब कहाँ पे अप्लाई है, ज़रा आप पढ़िए। और अगर वो कहते हैं कि साहब ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, तो साहब साबित कीजिए कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे है। तो भाई हो सकता है वो सरफेस की वजह से पलट गया, हो सकता है कि वो कार्यकुशलता जो ठीक से कुछ नहीं रही हो, जो भी है उसकी वजह से हो गया, हो सकता है वो हवा की वजह से हो गया, हो सकता है टायर फटा हो, गाड़ी का कोई टायर फटा हो, अनइवन जो लोड है उसका इम्पैक्ट एकदम से हुआ और उस वजह से पलट गया। तो बारीकी से जाने और फिर जो जिसे साबित कर सकें तब ना होना चाहिए। और ये चाहे वो सर्वेयर हो या इंश्योर्ड हो, तो इस चीज़ को जानें और फिर अपने क्लेम को डील करें। अगर आप सही हैं और आपने प्रीमियम दिया है तो आपको क्लेम, अगर सही है तो क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि ओवर टर्निंग का क्लेम नहीं मिलता या इसमें IMT 47 अप्लाई होती है, तो ये तो सिर्फ सिर्फ मूर्खता ही हो सकती है और कुछ नहीं। लेकिन ये भी सच है कि मूर्खता बहुत हावी है हमारे यहाँ। तो मतलब हमारे से मतलब हमारे समाज में, और नियम कुछ हैं और एप्लीकेशन कुछ और हो रही है। तो मैं ऐसे बहुत सारे डिसीजन मैंने पढ़े हैं जो कोर्ट में या बीमा लोकपाल में गए हैं, जहाँ बीमा कंपनी ठीक से जवाब भी नहीं दे सकी। तो ये इसलिए IMT 47 को पढ़ना चाहिए और गुड्स कैरिंग व्हीकल क्या है ये जानना चाहिए। और उसके बाद फिर किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही एक राजस्थान में एक जगह निमराना है, उनके पास एक रू RMC कंक्रीट मिक्सचर मशीन थी। वो माल भर के उसमें जो ये कंक्रीट मिक्सचर होता है सीमेंट का, ये भर के साइट पे जा रही थी। साइट भी बड़ी अजीब सी थी, वहाँ रिवर्स हो रही थी वो माल उतारने के लिए। साहब जब वो रिवर्स हुई, कुछ एक जगह की मिट्टी बैठ गई एक टायर के नीचे की, और वो गाड़ी पलट गई एक साइड को। उससे जो उसका जो टैंक है उसमें और गाड़ी में कुछ लॉस आ गया। आपने देखा होगा एक गोल सा ड्रम सा पीछे होता है, उसे RMC मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर व्हीकल बोलते हैं, RMC मिक्सचर भी बोलते हैं। तो साहब उसका क्लेम बीमा कंपनी ने सिर्फ यही IMT 47 बताकर, ओवर टर्निंग बताकर मना कर दिया। जबकि उस समय वो गाड़ी रिवर्स हो रही थी, एज ए व्हीकल चल रही थी, तो वो तो टूल के तौर पे काम ही नहीं कर रही थी। दूसरा जो ये RMC है, अगर RC में देखें तो उसकी ये गुड्स कैरिंग व्हीकल था। तो ये मिसलेनियस टाइप्स ऑफ व्हीकल में तो इसका इंश्योरेंस ही मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। और चलिए था भी, तो जो वो लिस्ट है जिस पे IMT 47 अप्लाई होता है उसमें कहीं नहीं देखा कि RMC मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर पे जो है ये IMT 47 अप्लाई होती है। और अगर दूसरा वो मोबाइल प्लांट जो मैंने पहले भी आपको बताया था, मोबाइल प्लांट में हम इसको करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से अजीब है। क्योंकि मोबाइल प्लांट ये गुड्स कैरिंग ही है, ये जो कंक्रीट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लाता है, वो उतारने के लिए इसमें ज़रूर एक मोटर और इंजन होता है, तो ये है। लेकिन ये सब भी छोड़िए, जो जिस समय ये गाड़ी पलटी उस समय रिवर्स हो रही थी और मिट्टी बैठ गई, तो ये जो है मतलब IMT 47 अगर हम मान भी लें, तो भी IMT 47 के अकॉर्डिंग ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उस समय एज ए टूल काम नहीं कर रहा था। उस समय ये रिवर्स एज ए गाड़ी के तौर पे काम कर रहा था। तो उसके लिए फिर ये इसकी कंप्लेन बीमा लोकपाल जयपुर में की गई। लेकिन साहब उन्होंने कहा ये कंप्लेन, चूंकि गाड़ी रिपेयर नहीं कराई थी इंश्योर्ड ने, उन्होंने कहा साहब आपने रिपेयर नहीं कराई, ये प्री मैच्योर है, पहले गाड़ी को रिपेयर कराइए, बिल लेके आइए, उसके बाद फिर हम कंपनी से या जो भी निर्णय लेना है वो कहेंगे कि क्लेम देना है या नहीं देना। तो साहब ये भी बड़ा अजीब था इसमें। रिपेयर होने ना होने से क्या, अगर क्लेम बनता है तो उन्हें बताना चाहिए था, नहीं बनता तो बताना चाहिए था। लेकिन साहब वहाँ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने वो गाड़ी ठीक कराई,
फिर उसके बाद वो बीमा कंपनी ने भी उसको इंस्पेक्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो फिर बीमा लोकपाल में दोबारा शिकायत की गई। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे अभी नहीं पता। लेकिन अगर यही मामला यहाँ बीमा लोकपाल में, और अगर यहाँ नहीं मिलता, ये कोर्ट जाएंगे, तो 100% ये क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी एज ए टूल काम नहीं कर रही थी उस समय, जब वो एज ए व्हीकल रिवर्स हो रही थी। तो ये IMT-47 के नाम पे बहुत सारे क्लेम जो जायज़ क्लेम है वो नो क्लेम हो जाते हैं। वो जो डंपर हो, टिपर हो, या ये एक मैंने RMC मिक्सचर मशीन जो व्हीकल है उसका बताया। तो ये है, जबकि जो जो जिन पे ये IMT-47 है, जो ये व्हीकल हैं, ये तो बहुत ही कम लोग इनके जानते हैं, इनके बारे में। ये है रिक्स है, मोबाइल प्लांट, एक्सकेवेटर, नेवी, शावल्स, ग्रैब, रिपर्स। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्लेम मना होता है वो डंपर और टिपर में जैक असेंबली का होता है। तो आज का ये थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो था, शायद आम जो लोग हैं, जो कार मोटरसाइकिल वाले, शायद उनको ये पता भी ना चले, लेकिन मेरा पर्पस था थोड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना। तो अब मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, अब इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।